जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही थी साइंस की वर्ग 2 के लिए, उसी को हम आज और कंटिन्यू रखेंगे। ये साइंस का तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ रहे हैं कोशिका के बारे में। ठीक है, सेल डिवीज़न। ठीक है, कोशिका विभाजन आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, कोशिका क्या है, कैसे हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था। जिसने भी इससे पहले वाले जो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहाँ पर जाके पुरानी वीडियो हमारे विज़िट करें, तब जाके ये चीज़ें आपको कंटिन्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो ज़रूर जाकर देखिए एक बार। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न के बारे में। कोशिका विभाजन होता क्या है? विभाजन का मतलब होता है टूटकर एक कोशिका से नई कोशिका का विभाजन होना। ठीक है, इसी का मतलब होता है विभाजन, मतलब टूटकर अलग होना। तो हम देखेंगे कोशिका विभाजन। एक कोशिका का टूटकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? सेल डिवीज़न कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। ओके, ठीक है, तो करते हैं इसको कंटिन्यू। देखिए, जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर सेल कहा जाता है। कोशिका का विभाजन जो जिस कोशिका से अलग होती है तो पहली वाली कोशिका मदर कोशिका तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। ठीक है, पहली वाली कोशिका मदर सेल और दूसरी वाली कोशिका कहलाती है डॉटर सेल। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पहली वाली सेल को क्या कहा जाएगा और दूसरी वाली जो नई कोशिका बनेगी उसे क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो नई बनने वाली कोशिका को डॉटर सेल और जो पुरानी कोशिका होती है उसे मदर सेल कहा जाता है। ओके, ठीक है। जंतुओं में कोशिका का विभाजन सेंट्रोसोम करता है। स्पेशल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतुओं में कोशिका का विभाजन कौन करता है? जंतुओं में, तो जंतुओं में कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। और पादपों में यही विभाजन कौन करेगा? सेल प्लेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो प्रकार की अगर हम बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। कितने? 3। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर साइंस को अच्छा करना है तो जो मेन फैक्ट है उसी के ऊपर बात करना, उसी चीज़ के ऊपर फोकस करना है आप लोगों को, तो इजीली आपको साइंस समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, यहाँ पर सीधी सी बात है, कोशिका का विभाजन कितने प्रकार? 2 प्रकार, 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। पहला असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा है अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन में क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कैसे होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। ये बहुत तेज़ी से होता है और इसमें बैक्टीरिया, वायरस आदि का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है? बैक्टीरिया और वायरस के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री को मिटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिटोसिस कहा जाता है। और असूत्री को अमिटोसिस कहा जाता है। ठीक है, शरीर के अंग कायिक कोशिका के पुनर्निर्माण में, ये समसूत्री विभाजन किसमें? शरीर के अंग कायिक कोशिका या शरीर के अंग के पुनर्निर्माण में। जैसे छिपकली होती है, छिपकली, तो छिपकली में पूंछ टूट जाती है तो उसका पुनः निर्माण होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन के कारण होता है। दूसरा है चूहे का पूंछ टूटकर अलग होना और उसके बाद नए पूंछ का निर्माण होना, समसूत्री विभाजन के कारण होता है। गेंडा देखा होगा आपने, तो गेंडे की जो सींग होती है वो टूटकर गिर जाती है, फिर उसमें नई सींग आती है, तो ये भी किसके कारण होती है? ये सारे उदाहरण देखने को मिले आपको। ठीक है, समसूत्री के विभाजन के हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन जिसे मायोसिस कहा जाता है, जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। मानव का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, डन। अगला देख रहे हैं हम सिंड्रोम्स। अच्छा, सिंड्रोम्स क्या होते हैं? ये कुछ लक्षण होते हैं जो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं, सिंड्रोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंड्रोम कहा जाता है।
हमारे देखो मानव का जो शरीर बना होता है ये कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका, बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर एक अंग बनाता है, एक अंग मिलकर अंग तंत्र बनाता है, और अंग तंत्र मिलकर एक बॉडी का निर्माण या स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें इसी कोशिका के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम्स। ठीक है, और उसी क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है जीन्स। तो ये वही क्रोमोसोम है जिसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहेंगे, और इसके शरीर में असामान्य लक्षण उभर आते हैं तो इसी को क्या बोल देंगे हम, सिंड्रोम बोल देंगे। और सिंड्रोम की अगर हम प्रकार की बात करें तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, तो पहला है इसमें पटाउ सिंड्रोम, तो सॉरी टर्नम सिंड्रोम। पहला कौन सा है, टर्नम सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 45। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि टर्नम सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तो इसमें 45 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 45 होती है। यह केवल महिलाओं में पाया जाता है, किसमें, महिलाओं में पाया जाता है। सामान्य रूप से मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, और 46 गुणसूत्र होना ये बताता है कि मनुष्य से होने वाली जो संतान होती है या तो लड़का होगा या लड़की होगी। ये अलग डिपेंड करता है कि एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। एक्स एक्स हुआ तो लड़की होगी, और एक्स वाई हुआ तो लड़का पैदा होगा। ठीक है, 46 गुणसूत्र होंगे तो आपका बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, उसमें असामान्यता नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इन्हीं सिंड्रोम्स में कमी आ जाती है या क्रोमोसोम में कमी आ जाती है, जैसे यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम क्या बोल रहा है, ये इसकी संख्या 45 हो जाती है, तो यह किस में होता है, स्त्रियों में होता है। तो ऐसी स्त्रियाँ कभी माँ नहीं बन सकती है। ठीक है, इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा इसमें बांझपन देखा जाता है। ठीक है, जिस महिला के बच्चे नहीं होते उसमें सामान्य सीधी सी बात है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या में कमी है। ठीक है, कितनी होती है, 45 या 45 से कम भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 होती है, सामान्य रूप से कितनी, 46। इसमें एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यह केवल पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अगर गुणसूत्र की संख्या 45 हुई तो टर्नर सिंड्रोम, ये महिलाओं में हो जाएगा, और गुणसूत्र में की संख्या में एक वृद्धि हो जाएगी तो ये क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम कहलाएगा। इसमें 47 हो जाते हैं, ये केवल पुरुषों में पाया जाता है। इसमें पुरुष नपुंसक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, नपुंसक हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 47। ठीक है, 47 हो जाती है। यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में महिला और पुरुष दोनों। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम 47, यह पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम 45, यह महिलाओं में होती है, और ये बांझपन को और वो नपुंसक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या है, 47 क्रोमोसोम की संख्या, ये महिला पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ और होठ मोटा हो जाता है। कभी कभी आपने बच्चे देखे होंगे जिसकी जीभ बहुत मोटी हो जाती है, होठ मोटा हो जाता, सूजन टाइप का दिखता हुआ। इसमें मनुष्य मंदबुद्धि होता है, कैसा होता है, मंदबुद्धि होते हैं। ऐसे व्यक्ति को मोंगोलाइट कहते हैं। क्या कहा जाता है, साइंस की भाषा में मोंगोलाइट कहा जाता है, विज्ञान की भाषा में। ओके, डाउन सिंड्रोम में 47 गुणसूत्र मेल फीमेल दोनों में होता है। जीभ, इसमें शरीर बेडोल हो जाता है, जीभ और होठ मोटा हो जाता है, और बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, इसे मंगोलाइट कहा जाता है। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 47, 47। यह महिला और पुरुष दोनों में हो सकता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि होता है और उसके ऊपर का होठ कटा होता है। गाँव में बहुत सारी चीज़ें देखी होगी आपने कि असामान्यता के कारण ये सिंड्रोम उत्पन्न होते हैं। किसी का होठ कट गया, किसी का होठ मोटा हो गया, किसी की जीभान मोटी हो गई, तो ये इस प्रकार की चीज़ें प्रदर्शित करता है। तो ये पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, स्पेशली 47 गुणसूत्र होते हैं, मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें बच्चा मंदबुद्धि पैदा होता है, कम दिमाग का पैदा होता है, और इसके ऊपर का होठ कटा होता है। ठीक है, इसमें नोट दिया है
कि वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। किसी भी कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता? वायरस। इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं हम, ऊतक या टिश्यू। ऊतक क्या होता है? ऊतक, तो ऊतक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऊतक हमारे शरीर के किसी भी अंग की एक छोटी सी चमड़ी का भाग, ये क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। सीधी सी बात है, ऊतक मतलब चमड़ी। चमड़ी एक छोटा सा टुकड़ा, और उस चमड़ी में सैकड़ों हजारों सेल्स हो सकती है। ठीक है, उसी को कहा जाता है ऊतक या टिश्यू। ठीक है, तो एक कोशिका, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जो बना है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऊतक। और उसी ऊतक को, इसी चमड़ी के बहुत सारे टुकड़े जोड़ दिया जाए तो एक अंग बन जाता है। अब अंग मतलब क्या? शरीर का अंग कोई सा भी भाग हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक, कान, गला, कुछ भी हो गया, ये अंग कहलाएगा। ठीक है, तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मतलब दो, हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? ऊतक बोल देते हैं। और ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी का, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ऊतक का विकास सिलेंट्रेटा संघ के जीव में हुआ था। मतलब सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा जेली फिश आती है, जो समुद्र के पानी में या गहरे उथले पानी में पाए जाने वाले जीव होते हैं, उन्हीं को सिलेंट्रेटा संघ कहा जाता है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेमल्थीज, ये कुछ संघ के नाम हैं। ठीक है, जब अपन जूलॉजी पढ़ेंगे तो जूलॉजी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें और मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले ऊतक का विकास कहाँ हुआ था? सिलेंट्रेटा संघ में होता है, हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा ऊतक के प्रकार? संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक और उपकला या एडिपोज ऊतक, ये 3 प्रकार के होते हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। इसमें अस्थि आ सकती है, अस्थि मतलब हड्डी, बोन्स, रक्त ब्लड, उसके बाद लसिका, रक्त में पाए जाने वाला एक द्रव पदार्थ होता है जैसे लसिका एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड फॉर्म में बने हुए। अब अस्थि जो है तरल संवहक ऊतक की बनी होती है। मतलब अस्थियों हड्डियों का निर्माण कहीं ना कहीं तरल संवहन ऊतक से ही बनी होती है, इसलिए यहाँ पर नोट दे दिया है, अस्थियाँ तरल संवहक ऊतक की बनी होती है। ये आपको नोट बहुत याद करके रखना है। ठीक है, ये ऐसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे। अगला है एडिपोस ऊतक। ये वसा संग्रह ऊतकों के बीच के स्थान को भरता है। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में कहीं कहीं पर फैट जमा होता है, वसा, ठीक है, चर्बी जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, तो ऊतकों के बीच में जो रिक्त स्थान हो जाता है उसको भरने का काम कौन करता है? एडिपोज करता है। कौन करता है? एडिपोज ऊतक करता है। ठीक है, बुढ़ापे में वसा की कमी होने के कारण चेहरे पर झुर्रियाँ दिखती है। जो आप लोग चेहरे पर झुर्रियाँ देखते होंगे, ठीक है, वो हमारे स्किन के अंदर जो फैट होता है, वसा होती है, वो धीरे धीरे गल जाती है तो हमारी स्किन जो है सिकुड़ने लग जाती है, उसी को हम बोल देते हैं झुर्रियाँ पड़ गई शरीर पे। ठीक है, अगला देखते हैं तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसका मस्तिष्क बना होता है। किसका? तंत्रिका ऊतक का क्या बना होता है? मस्तिष्क बना होता है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सीधी सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि तंत्रिका तंत्र का काम, मुख्य काम क्या है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने कई बार पढ़ा भी होगा उसको, तो उसको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला है पेशी ऊतक, मसल्स टिश्यू। पेशी मतलब मसल्स। ठीक है, इसकी मांसपेशियाँ बनी होती है, यह शरीर की रक्षा करती है। ठीक है, मसल्स का काम होता है शरीर की रक्षा करना। ठीक है, अगला है उपकला ऊतक। क्या है? उपकला ऊतक। ठीक है, क्या है? उपकला ऊतक। इसमें त्वचा बना होता है, शरीर तथा शरीर का आंतरिक अंगों की बाहरी परत होती है। ये मतलब शरीर के आंतरिक अंगों के ऊपर वाली जो परत होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? उपकला ऊतक। क्या? एपिथेलियल टिश्यूज, त्वचा, स्किन्स।
ठीक है, सीधी सी बात है। अगला देखते हैं, पेशी तंत्र, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर मांसपेशियों के बारे में। ठीक है, मांसपेशियों के बारे में देखते हैं। मांसपेशियों में मानव शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती है क्या, मांसपेशियाँ, जो हमारी स्किन्स होती है उसके जस्ट अंदर, जो जिसको हम मांस बोलते हैं ना, वही होती है मांसपेशियाँ। ठीक है, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, 639 होती है, जिसमें सबसे बड़ी मांसपेशी सार्टोरियस जांघ में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर हड्डी। तो फीमर हड्डी के साथ जो मांसपेशी जुड़ी होती है उसे सार्टोरियस कहा जाता है, जो जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिड्स है ना, स्टेपिड्स जो कान में पाई जाती है ना। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करते चलना। ठीक है, इसके नोट्स भी आप बना सकते हो, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनेंगे जो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में काम में आ जाएंगे। ठीक है, तो पूछ लिया जाएगा कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा, मायोसिन। मांसपेशिया मायोसिन, मांसपेशिया मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होती है। कभी कभी आप लोग वर्कआउट करते होंगे, ज़्यादा वर्कआउट कर लेते तो बिल्कुल एकदम थकान सी हो जाती है, या फिर शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता, लूजनेस आ जाती उसमें, तो ये एक लैक्टिक एसिड का जमाव होना होता है। ठीक है, मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है, एक ऐच्छिक, एक अनैच्छिक और एक हृदयक या हृदयी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी अपनी इच्छा के अनुसार चलती है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा, अनैच्छिक का मतलब इच्छा नहीं, और हृदय का मतलब हृदयक पेशी। ठीक है, ऐच्छिक पेशी, ठीक है, ये मांसपेशियाँ हमारी इच्छा अनुसार काम करती है। इन्हीं के कारण हम गति करते हैं, चल फिर पाते हैं। जब हमारा मन होता है तो हम चलते हैं, हमारा मन होता है तो हम बैठ जाते हैं, मन होता है तो हम सो जाते हैं। ठीक है, तो ये ऐच्छिक पेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। ये मांसपेशियाँ कंकाल से जुड़ी हो रहती है, अतः इन्हें कंकाली पेशी भी कहा जाता है। इसका उपनाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस मांसपेशियों को किस उपनाम से जाना जाता है, कंकाली पेशियों के नाम से भी जाना जाता है। किसे, ऐच्छिक पेशियाँ। इसमें लाइट बोन तथा डार्क बोन पाया जाता है, लाइट बोन और डार्क बोन पाया जाता है। ठीक है, अनैच्छिक पेशियाँ ये हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, क्योंकि ये कंकाल से जुड़ी नहीं रहती है। इसमें लाइट बोन और डार्क बोन पाया जाता है। ठीक है, अगला है हृदयक पेशी, मैंने बता दिया इसके बारे में व्यवस्थित। ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। यह भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। जब हम सो जाते हैं तो भी हृदय धड़कना बंद नहीं करता, दिल हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। क्यों, क्योंकि ये अनैच्छिक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, ये स्वतंत्र होती है और ये कंटिन्यू चलती है। जिस दिन ये चलना बंद हो जाती है, हमारा चलना फिरना ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मतलब हम ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं, सीधी सी बात है, इस हृदयक पेशियों के कारण। ठीक है, तो ये कार्डियक पेशी के नाम से, और कार्डियक मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय का जो अध्ययन करता है। ठीक है, इसका जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम सेलोक्सर नामक पेशी के कारण सिकुड़ने से होता है। ठीक है, नामक पेशी से होती है, कौन सी, सेलोक्सर नामक पेशी से होता है। इसके सिकुड़ने, जबकि एक्सटेंड, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, इसको इग्नोर कर देना आप लोग। ठीक है, अगला पेज है कंकाल, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम देख रहे हैं। कंकाल मतलब हड्डियों का जाल जो हमारे शरीर में बिछा रहता है। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है ये आप लोग कमेंट्स में बताओ कि मानव शरीर में भ्रूणावस्था या शिशुआवस्था, मतलब जब बच्चा होता है तब मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, और जब एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो उस स्थिति में मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है ये आपको बताना है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मानव शरीर की सबसे बिजी बोन कौन सी है, उसके बारे में भी आपको बताना है। ओके, डन। चलिए देखते हैं, हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। कंकाल शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है।
तथा जंतुओं को चलने फिरने में सहायता प्रदान करता है। कंकाल को दो भागों में बांटा गया, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल कौन? यह शरीर के बाहर होता है और शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करता है। ठीक है। कितने प्रकार का कंकाल? दो, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डा, चींटी, घोंघा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीपी इत्यादि। इनका जो बाहरी जो कवच होता है बहुत मजबूत होता है ये। ठीक है। तो ऐसे जीव जो अपने बाहरी कवच को बहुत मजबूती से रखता है, जिसको आसानी से हम तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे कंकाल को हम बाह्य कंकाल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? मानव शरीर में भी बाह्य कंकाल होता है वैसे, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गए। ठीक है। तो ये हमारे नाखून भी बाह्य अंग का रक्षा करता है, बाहरी आवरण होता है ये बाल हमारे बाह्य कंकाल कहलाएंगे। ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसलिए बनाया गया है। ठीक है। ये कोई डिज़ाइन विजाइन फैशन वैशन करने के लिए जुल्फे वगैरह नहीं होती, ये हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए होती है। वो तो हमने उस चीज़ का सही उपयोग कर लिया। ठीक है। जुल्फे खड़ी कर लेना, जमाना, ये सारी चीज़ें हमारी हमने सुविधा के अनुसार इसको हमने उपयोग में ले लिया, यूज़ कर लिया। ठीक है। रिमार्क में देखना, कछुए में आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल होते हैं। कछुए के बाहरी कवच भी देखा होगा और अंदर शरीर में हड्डियां भी पाई जाती है, सीधी सी बात। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? बाह्य एवं आंतरिक कंकाल। ठीक है। इसके हाथ पांव तथा सिर में आंतरिक कंकाल तथा शेष बाहरी कंकाल होता है। आंतरिक कंकाल एंडोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे, तो यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए कुत्ता, बिल्ली, मानव, सांप, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आंतरिक कंकाल। ठीक है। कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि का मतलब तो होता है हड्डी, बोन्स, और उपास्थि का मतलब होता है हमारे नाक में पाई जाने वाली हड्डी, कान में पाई जाने वाली हड्डी। ये एकदम फ्लेक्सिबल होती है, मुलायम होती है, ये मुड़ जाती है पर टूटती नहीं है आसानी से। ठीक है। तो ये उपास्थि होती है, मुलायम भाग होता है। ठीक है। ये भी हमारे कंकाल तंत्र का एक भाग होता है। ठीक है। तो कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बनता। उपास्थि को कार्टिलेज कहा जाता है और अस्थि को बोन कहा जाता है। कार्टिलेज यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? मुलायम होने का कारण कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। यह नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के शीर्ष भाग पर, मतलब दो हड्डियां जहाँ पर जुड़ती है, मूवमेंट करती है, उन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज धीरे 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 घिसते हैं, तो बुढ़ापे में हमें दोनों हड्डियां रगड़ाने से दर्द का एहसास होता है। बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं लगती है। बुढ़ापे में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि दो हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला साइनोवियल लिक्विड धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो उस साइनोवियल लिक्विड के कारण दोनों कार्टिलेज आपस में टकराते हैं, जिसके कारण दर्द का एहसास होता है। बुढ़ापे में कोई बीमारी नहीं होती। ज़्यादातर बुढ़ापे में लोग ये बोलते हैं कि मेरे हाथ दुख रहे, पैर दुख रहे, तो इसका मेन कारण ये होता है कि दो हड्डियों के बीच में पाए जाने वाला जो ग्रीस, हम गाड़ियों में ग्रीस लगाते हैं, तो ऐसा ही हमारी मशीन में भी ग्रीस होता है, जिस ग्रीस का नाम है साइनोवियल लिक्विड। साइंस की भाषा में उसे साइनोवियल कहा जाता है। तो वो घिस जाता है, जिसके कारण हड्डियाँ आपस में रगड़ाती है, तो सीधी सी बात, उसमें दर्द का एहसास डेफिनेटली होगा। अस्थि या बोन, यह अत्यधिक कठोर होता है। इसमें कैल्शियम फास्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। ठीक है। अस्थि में 54 से 58% कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। ठीक है। कितना? 54 से 58% क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। सूत्र याद रखना, Ca3PO4। ठीक है। 2, अस्थियों में रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बोनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है। अस्थियों में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। लसिका अपन ने कनेक्टिव टिश्यू में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, बोन्स, ब्लड और लसिका। ठीक है। मानव शरीर में उपास्थि के
पिन्ना, नाक, श्वास नलिका के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है शरीर में, ये बता रहा। पिन्ना, पिन्ना मतलब कान, कान के अंदर वाला भाग। नाक, नाक में, श्वास नलियों में भी क्या पाया जाता है, हमारी श्वास नली फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपने बेसिन का पाइप देखा होगा नीचे का, आप जहाँ पर बर्तन वर्तन धोते हैं उसके नीचे जो पाइप होता है जो एकदम फ्लेक्सिबल होता है, उसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो बस वैसे कि वैसे हमारे श्वास नलिकाएं भी पाई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अस्थियों के बारे में। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, मायोसिन। और अस्थियों में कौन सा, मांसपेशियाँ मायोसिन, अस्थि में ओसिन प्रोटीन। दोनों अ से चालू हो रहा है, ये याद करने के लिए आप लोगों के लिए सहायता रहेगी इसमें, ठीक है। अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थियों में कांड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ये याद रखना, दोनों ओसिन और कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। हड्डियों का घनत्व किस अवस्था में अधिक होता है, तो 30 वर्ष में, ठीक है। ये याद रखना। जन्म के समय हड्डियाँ 270 से 310 होती है। ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको यहीं पर मिल गया है ना। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच हो सकती है, अर्थात बच्चे जन्म के समय औसतम संख्या 300 के आसपास होती है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। बाल्यावस्था का मतलब होता है आप 9 साल से लगाकर 12-15 साल के बीच का जो समय होता है उसे बाल्यावस्था कहा जाता है। और जो बचपन में बताया मैंने जन्म के समय 270 और 310 वाला, ये शेषवा अवस्था कहा जाता है। जब आप बीएड डीएड करोगे तो आपको ये चीज़ें शेषवा अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्क, ठीक है, ये वयस्कता, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी। वयस्क मानव शरीर में शरीर की हड्डियाँ 206 हो जाती है। मानव शरीर में समस्त अस्थियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, अनुबंधी और अक्षी, अपेंडिकुलर और एविल, ठीक है। अपेंडिकुलर यह शरीर को सीधा रखता है, गति प्रदान करने में सहायक होता है। उपांगी की कुल संख्या 206 होती है, ठीक है। कितनी होती है, उपांगी की कुल संख्या 106 होती है, उपांगी, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे ये चीज़ें देख लेते हैं। हाथ, 2 हाथ होते हैं, ठीक है। तो कंधे से लगाकर कोहनी तक वाले भाग को ह्यूमरस कहा जाता है, ठीक है। और कोहनी से लगाकर कलाई के बीच में 2 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से एक होती है रेडियस और दूसरी होती है अल्ना, ठीक है। अब कोहनी जहाँ पर राखी बांधते हैं और हाथ का जहाँ पर मूवमेंट होता है, इसे कार्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है कलाई वाले भाग को। और उसके बाद जो हथेली वाला भाग होता है इसे मेटाकार्पल या हथेली कहा जाता है, ठीक है। और जो उंगलियां होती है, उंगलियां एक काउंट करके देखना, 1 2 3 4 उंगलियों में 3-3 हड्डियां होती है और एक में 2 हड्डी है, तो ये टोटल 14 हड्डी हो जाएगी, इसमें 14 स्पोन हो जाएगी, ठीक है। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, कार्पल 8 और मेटाकार्पल 5 और फ्लेंजिस 14, ठीक है। टोटल कितनी हो जाती, 30। अब 30 कैसे, ये सारी मैंने काउंटिंग करवा दी। अब 2 हाथ होते तो 2 से गुणा कर दिए, यहाँ पर टोटल हड्डियाँ कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दूसरा है पैर, पैर में भी 30 हड्डी होती है। सबसे ऊपर ये फिया जो लिखा है, ये फीमर के बारे में, ये फीमर हड्डी होती है। कौन सी होती है, फीमर, इसकी संख्या 1। उसके बाद आता है पटेला। पटेला कौन सा, आपका जो घुटने के ऊपर का जो केप होता है उसे पटेला कहा जाता है। अब घुटने से नीचे जो एड़ी तक का भाग होता है वहाँ पर 2 हड्डियाँ होती है, एक टीबिया होती है और एक फिबुला होती है। ये भी एक एक होती है, मतलब 2 हड्डियाँ घुटने से लगाकर एड़ी तक पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद एड़ी जहाँ पर बनी है, जो घुटना होता है एड़ी वाला, उसे टार्सल कहा जाता है, टखना। क्या कहा जाता है उसे, टखना, ठीक है। और फ्लेंजिस उंगलियां, इसमें भी कितनी होती है, 14 होती है। इसमें एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि हाथ वाले भाग में मेटा कार्पल की संख्या कितनी, 8 है। और यहाँ पर टखने वाले भाग में एक हड्डी की कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पटेला एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है, टोटल 30। 30 गुणी 2 टोटल हो जाते 60। हाथ में 60, 2 हाथ में 2 पैर में 60, 120 ये हो गए, ठीक है।
ये वाली अपन ने यहाँ पर बात करी है ना। अनुबंधी या उपांगी वाला भाग, 2 हाथ और 2 पैर को जोड़ दो तो ये कौन सा भाग बन जाता है, अनुबंधी, उपांगी या पेंडिकुलर बन जाता है। ठीक है, हाथ पैर वाला भाग। ठीक है, अगला हम देखेंगे पेल्विक, फिर एक है केल्विन और एक है स्केपुला। स्केपुला कौन सा, ये सामने वाला भाग जहाँ पर हमारी पसलियाँ जुड़ी होती है। पेल्विक ये पीछे की हड्डी और केल्विक ये हंसली जो तिरछी ऐसी जाती है। जब व्यक्ति गिरता है और गिरने के बाद सबसे ज़्यादा दबाव जिस पे आता है वो केल्विक होती है, हंसली की हड्डी जो सबसे ज़्यादा टूटने के जिसके चांस होते हैं। ठीक है, अगला है दूसरा नंबर है एक्सिल। यह शरीर के बीचों बीच होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, इसकी कुल संख्या 80 होती है। कशेरुक दंड, मेरुदंड पीछे वाला बोन मेरो जो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके बनता है ना, ऐसे उभार 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 वाला इस प्रकार से दिखाई देता है और ऊपर आके ये मस्तिष्क से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है, मस्तिष्क से, उसमें कनेक्ट हो जाती है। रिब्स पसलियाँ सीधी सी बात 24 होती है। स्टर्नम है ना, ये रिब्स को आपस में जोड़ने का काम करती है, ये सामने वाली भाग। ठीक है, उसके बाद सिर में टोटल कितनी होती है, 29 होती है। सिर हेड में देख लेते हैं अपन कितने कितने। कान, 2 कान में 6, 1 कान में 3, 2 कान में 6। उसके बाद जो गर्दन होती है, ये गर्दन और इसके अंदर जो धसी हुई हड्डी होती है उसे हायोड बोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हायोड बोन। इसके बारे में मैंने पूछा था कि हायोड बोन की क्या विशेषता है बताना ज़रा। स्कल या खोपड़ी चेहरे में 14 हड्डी होता है और ऊपर इस प्रकार से जो भाग बना होता है ये वाला भाग। ठीक है, ये इसकी संख्या कितनी होती है, कार्पल की, क्रेनियल की कितनी होती है, 8 होती है। और यहाँ पर नीचे ऐसा शरीर आ जाता है। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, हड्डियों के बारे में विविध महत्वपूर्ण चीज़ें। गर्दन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 3 गुणा 2 कान होते, 6 हड्डियाँ होती है। जिसे क्या किस नाम से जानते हैं, कान वाली 3 हड्डियों के नाम, सीम से, मिस से याद रख सकते, किस नाम से, सीम से या मिस से भी याद रख सकते। मैंने मिस से याद करा था और ये मिस से। अच्छा देख लो, एम मतलब मेलियस, आई मतलब इनकस और एस मतलब स्टेप्स। ठीक है, ये सबसे छोटी होती है, 0.6 mm की होती है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कुछ विशेषता है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी मध्यकांड में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है, जांग में पाई जाती है। सबसे छोटी स्टेप्स। सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है, तो केल्विक, कॉलर बोन, हंसली जिसको मैंने बोला दबाव पड़ने पे तुरंत टूट जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी है ना। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया। पैर की हड्डी खोखली होती है। ये इसकी विशेषता ये आपको याद करनी पड़ेगी। पटेला सिस्माइड बोन का बना होता है। पटेला जो घुटने का सामने वाले जो प्लेट होती है उसे पटेला कहा जाता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पेल्विक का एक भाग होता है। इसका पेल्विक का भाग है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है जो पेल्विक का बनाता है। जहाँ मांसपेशियाँ तथा अस्थियाँ मिलती है उसे टेंडन कहते हैं। ठीक है, जहाँ अस्थि दूसरी अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट पीछे की जो मजबूत मांसपेशी होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पर, मैंने अभी बताया था 2 हड्डियों के बीच पाया जाने वाला ग्रीस जिसे साइनोवियल कहा जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। इसी द्रव की कमी के कारण गठिया नामक रोग होता है। गठिया नामक रोग एक्स्ट्रा कैल्शियम का आकर जमा होना, वो मैं आपको हार्मोन्स के अंतर्गत और पढ़ाऊँगा। ठीक है, खोपड़ी के पीछे की ओर खाली खोखला जगह होता है जिसे फोरमिन मैग्नम कहते हैं। खोपड़ी के पीछे ये बोची वाला भाग जहाँ पर मेडुला ऑब्लिगेटा पाया जाता है, ये खोखला होता है जहाँ पर हल्का सा पत्थर घुसने पे भी इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है सबसे ज़्यादा। इसीलिए आपको किसी वाहन से चलते समय सीट बेल्ट बांधने के लिए बोला जाता है। मोटरसाइकिल से अगर आप चल रहे, बाइक से आप चल रहे हो तो हेलमेट लगाने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पीछे वाला भाग पूरा खोखला होता है। सिर्फ यहाँ पर स्किन्स पाई जाती है, वो भी एक बिल्कुल पतले लेयर में होती है। और व्यक्ति जब गिरता है तो सबसे ज़्यादा चोट सिर में आती है और सिर में तुरंत लगने से मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की।
99% चांस होते हैं सिर टूटने का। इसीलिए आपको मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार जो भी है, वो आपको हेलमेट लगाकर चलाने के गाड़ी से चलने के लिए कहा जाता है। वो आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। आप पुलिस वालों को भले गालियाँ देते हैं, चालन बना रहे, ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके लिए होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हो, है ना, तो आपकी सज्जनता का परिचय देना चाहिए ऐसी स्थिति में, ना कि किसी को ब्लेम करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अस्थि मज्जा, बोन मेरो। अस्थियों के बीचों बीच जालीनुमा आकृति अस्थि मज्जा कहलाता है। बोन मेरो मतलब हड्डी, ये जो बोन मेरो होती है ऐसी, ठीक है, ऐसी, और इसके बीच में एक ऐसा धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, जो क्या कहलाता है, बोन मेरो कहलाता है। और इसी बोन मेरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक है, जो आप बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी बोन मेरो धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, मटन, आपने बकरे वगैरह की हड्डी देखी हो, और उस हड्डी के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, उसी लिक्विड को कहा जाता है बोन मेरो, जिसके लोग हम चूस चूस के खाते हैं। अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, संधि क्या है, जॉइंट्स। ठीक है, कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियाँ मिलकर हिल डुल सकती है संधि कहलाती है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा, खाली जगह पाया जाता है, जिसे साइनोवियल गुहा कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस जॉइंट के बारे में बात करेंगे, अचल, अपूर्ण और पूर्ण। ठीक है, अचल, पूर्ण और अपूर्ण। अचल अपूर्ण के बारे में कुछ विशेषता नहीं है, पूर्ण के बारे में देखते हैं हम। कंदक खलकी या बाल एंड सॉकेट्स इस प्रकार से, एक हड्डी इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी हड्डी इस प्रकार से उसके अंदर आके धसी हुई है। अब इसके अंदर पाया जाता है साइनोवियल लिक्विड इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कंदक, बॉल एंड सॉकेट्स कहा जाता है। कब्जा, जहाँ पर दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ती है। ठीक है, उसके बाद खुट्टी और ग्लाइडिंग और सैडल्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। जैसे यहाँ पर लिखा है अचल संधि, इस संधि में फिक्स्ड रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। कौन सा, अचल संधि। ये अचल का मतलब, अ का मतलब नहीं, चल का मतलब चलना, जो नहीं चल सकता, जो मूवमेंट नहीं कर सकता, गति नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहाँ पर पाए, भाई ऐसा स्थान कहाँ पर है, एक तो हमारी खोपड़ी है और दूसरा दांत है। तो दांत में जितनी भी जो जॉइंट्स होते हैं, ये चलने का काम नहीं करता है। ठीक है, अपूर्ण संधि, अगला कौन सा, अपूर्ण। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिल सकती, थोड़ी बहुत गति देखने को मिल सकती। जैसे पसली हो गई, हम जैसे ज़्यादा ही वर्कआउट करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पसली हमारी हिलेगी। कशेरुक दंड या बैकबोन, पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत हल्का सा मूवमेंट होता है। ये बिल्कुल एक सिक्का चले जाए इतना गति होती है ना। तीसरा होता है पूर्ण संधि। यह संधि अस्थियों के विभिन्न दिशा में गति प्रदान करता है। यह 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की अपन ने अभी बात करी, कौन सी, बॉल सॉकेट्स। इस प्रकार की संधि एक गुहा या खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इसमें जुड़ती है उसका ऊपरी भाग गोला होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकता है, जैसे पेल्विक, फीमर, स्केपुला और ह्यूमरस। कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देते, जैसे कि कोहनी और घुटना। ठीक है, कोहनी को हम अगर पीछे ले जाएंगे ये हाथ को तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन आगे आएगा घुटना। पैर हमारे पीछे आएंगे लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, गति करेंगे तो इसको हम कब्जा बोल देंगे। ठीक है, खूंटी संधि, इसका आकार खूंटी के समान होता है। यह के एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है, जैसे कशेरुक दंड। ठीक है, का निचला वाला भाग। ठीक है, जो आप इस प्रकार का भाग देखते होंगे ना यहाँ पर, 1 मिनट में इसको क्लीन करके बता रहा हूँ आपको। एक मिनट है ना। चलिए, इसमें लिखते हुए नहीं बन रहा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बाद में बताऊंगा व्यवस्थित तरीके से। फिर अगला आता है
ग्लिडिंग जॉइंट, यह एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा सा गति प्रदान करती है, जैसे कार्पल और टार्पल। अगला है शेडल जॉइंट, यह बॉल एंड सॉकेट के ही समान होता है, किंतु यह एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है, जैसे अंगूठा। ठीक है, ये था आज का वीडियो हमारा। लगभग हमारा साइंस में सेल्स ख़त्म हो गया, कंकाल तंत्र हमारा ख़त्म हो गया, मांसपेशियाँ ख़त्म हो गई है। अगला वीडियो और हम नेक्स्ट जरूर लेके आएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और दूसरी चीज़ ये है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए और हमारा सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।